Hello students, welcome to the world of creative kiddos. Students, न्यूटन का नाम तो आप सबने सुना होगा। एक बार न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने तभी देखा एक एप्पल नीचे गिरा। उन्होंने सोचा ये चीज़ें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती। तभी उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं न्यूटन के लॉज पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी जब तक हम उसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करें। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force. ये है आपका फर्स्ट लॉ कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे ही होगी जब तक हम उसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करें। If a particle is at rest, it will remain at rest, and if it is moving with a constant speed, it will continue to move in the same direction with constant speed unless an external force is applied on it. तो ये सपोज जहाँ पे एक पार्टिकल है हमारे पास A, ये इसी रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा जब तक हम इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करें। और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है। ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियंस लॉ भी कहते हैं। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट। सपोज कि बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट से वो जब अपनी स्टेट को चेंज करेगी मोशन में, दैट इज़ इनर्शिया। अगर सपोज बॉडी मोशन में है तो वो मोशन से अपनी स्टेट को चेंज करेगी, रेस्ट में रुक जाएगी, दैट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास हो गया कि उस बॉडी में कितना वज़न है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास बड़ा होगा तो इनर्शिया भी बड़ा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इनर्शिया जो है ये थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझाती हूँ। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास एक पैसेंजर है जो कि एक स्टेशनरी गाड़ी में, स्टेशनरी एक रुकी हुई गाड़ी पे या कार या ट्रेन में खड़ा हुआ है। अब जब एकदम से गाड़ी चलेगी तो वो पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ गिरेगा। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रुकी हुई गाड़ी पे पैसेंजर खड़ा है और जैसे ही गाड़ी चलेगी वो पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ गिरेगा। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली दूसरे केस में पैसेंजर जो है वो गाड़ी चल रही है और पैसेंजर उसमें खड़ा है, तो सडनली उसमें गाड़ी रुकती है तो वो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ गिरेगा, आगे की तरफ गिरेगा। तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सबको। ओके, नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है तीनों लॉज में से, और इसकी स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू द अप्लाइड फोर्स, एंड इट इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड।
ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मोमेंटम पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या है? एक प्रॉपर्टी है ऑफ मूविंग एन ऑन ऑब्जेक्ट। तो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पोजीशन में है, तो मोमेंटम वहाँ पे उस केस में क्या होगा? मोमेंटम ज़ीरो होगा। मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मोमेंटम बॉडी जो है वो मोशन में है तो मोमेंटम की वैल्यू जो है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, मोमेंटम जो है ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एसआई यूनिट क्या होता है मोमेंटम का? केजी मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेकेंड लॉ है वो पूरी फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। अब यहाँ पे बॉडी में मास जो है वहाँ वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम इज़ द मास और जो कि कांस्टेंट होता है, और ए इज़ द एक्सेलरेशन। एफ इज़ द फोर्स, ए इज़ द एक्सेलरेशन। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब ये ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि इफ़ ए बॉडी हैज़ अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट देन इट इज़ एक्सेलरेटेड। जब फोर्स अप्लाई की जाएगी किसी बॉडी पे तो वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड होगी, वो बॉडी जो है वो मोशन में होगी। जब हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो बॉडी उस पोजीशन में रेस्ट में होगी। ये कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब है न्यूटन का थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी काम जो है करते हैं उसका एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। सपोज आपने देखा होगा कि जब फायरिंग की जाती है बुलेट से, तो गन से जब बुलेट बाहर निकलती है तो एक झर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। वो न्यूटन की थर्ड लॉ की एक एग्जाम्पल है। जैसे सपोज एक टेबल है हमारे पास, ये आपको मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझाती हूँ कि एक टेबल है, उसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं। बुक्स जो हैं वो फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर रही हैं, उनका वेट है वो नीचे की तरफ है, और जो टेबल है वो ऊपर की तरफ है। दोनों में अपोजिट है, दोनों ही अपनी अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे ये टग ऑफ वार, यहाँ पे दो पर्सन हैं, दोनों ही फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ही न्यूटन का थर्ड लॉ है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।